मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले हिस्से पर पहुंचने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है ऊंचाई व दूरी। आइए मेरे बच्चे, ये है तो ट्रिग्नोमेट्री का ही हिस्सा। छोटी छोटी बातें समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है और ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर खड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से ऊपर किसी आर्टिकल को देखने लग रहा है, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट करना, यानी जब आप एलिवेट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप किसी मकान की छत पर खड़े हुए और आपकी आंख के पैरेलल ये कोई लाइन है, और यहां से अगर कोई आदमी नीचे रोड पे किसी चीज को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा, ये डिप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि डिप्रेस हो रही चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं अवनमन कोण, और इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों सबटेंड एंगल। सबटेंड माने अवतरित कोण। अवतरित कोण क्या होता है? देखो यार, अगर आप ग्राउंड पे हैं यहां, और यहां से किसी आर्टिकल, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, इसका एक पॉइंट देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप किसी जगह से कंप्लीट आर्टिकल को देख रहे हैं, यानी आपकी आंख उस चीज को पूरी तरह बांध दे रही है, जैसे ये आर्टिकल आपने पूरा देखा, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? सबटेंडेड एंगल। क्या कहलाएगा मेरे भाई? सबटेंडेड एंगल कहलाएगा। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चों ये कोई आर्टिकल है, ठीक है जी, और आप यहां नीचे खड़े होकर इस आर्टिकल को देखने लग रहे हैं, तो जब आप नीचे खड़े होकर इस आर्टिकल को देखेंगे, तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा ना, ये वाला जो एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा सबटेंडेड एंगल। यानी सबटेंड कर दिया मतलब आपने पूरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर दिया। दिस इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट सबटेंडेड एंगल, अवतरित कोण। थैंक यू भाई सुमन ठाकुर जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, उसी का यूटिलाइजेशन करके हम कुछ चीजें नई बनाएंगे। पहली चीज ये कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण 60 डिग्री, अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है, अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल √3, ये वाली साइड की लेंथ √3 होगी, इस साइड की लेंथ 1 होगी, ये 2 होगी। भाई मैं आपसे कहूँ 1060 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहेंगे? सर √3/1, और 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर √3 होगा, इसके साथ वाला बेस 1 होगा, और हाइपोटेन्यूस होगा 2। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन जो एंगल है आपका 45 डिग्री है, तो आपके सामने वाला साइड की लेंथ 1 होगी, बेस वाली साइड की लेंथ भी 1 होगी, और जो सबसे बड़ी साइड है उसकी लेंथ होगी √2। हाँ है ना? यानी 45, 10 45 क्या होता है? 1, यानी 1/1। तो 45 डिग्री पे ये साइड बराबर होती है, ये वाली साइड की लेंथ होती है √2। अब आइए यहाँ 30 डिग्री क्या कहता है? 30 डिग्री ये कहता है कि भाई अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3, ये तो 30 और 60 में उल्टा है। 60 के सामने वाली साइड है √3, और 30 के साथ वाली साइड है √3। अगर मैं यहाँ 90 ले रहा हूं, यहाँ 30 है, तो यहाँ नेचुरल है क्या रहा होगा? 60। तो देखो वही बात बन गई ना, 60 के सामने वाला √3, साथ वाला 1, जबकि 30 के सामने वाला 1, साथ वाला √3। तो ये रेशियो है 3, जिन पे आपको जबरदस्त लेवल पे कमांड बनानी है, क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पहला सवाल। सवाल में कह रहा है कि किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। मेरे भाई ध्यान देना, कहता है किसी खंबे की जो छाया है, ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कोई खंबा है, ये कोई खंबा है, ये कोई खंबा है, ठीक है जी। और अगर ये कोई खंबा है, तो इस खंबे की कुछ छाया बनेगी। तो आप कहें सर बनेगी छाया,
तो ये खंबा है, तो ये इसकी बन गई मान लो छाया, ये हो गई शैडो, और ये हो गया खंबा। आपने कहा ठीक है। तो कहता है किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई का रूट 3 गुना है। ऊंचाई का रूट 3 गुना है, यानी अगर ऊंचाई का रूट 3 गुना है खंबे की शैडो, यानी अगर हाइट 1 है तो इसका रूट 3 गुना क्या होगा, रूट 3। तो शैडो की लेंथ आएगी रूट 3। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर ये खंबा है और ये जमीन पे रखा हुआ है, लटका ऐसे खड़ा हुआ है, तो सवाल में कह रहा है कि इसकी हाइट का रूट 3 गुना इसकी शैडो, मतलब इसकी हाइट अगर 1 होगी तो शैडो की लेंथ रूट 3 होगी। तो कह रहा है सूरज का उन्नयन कोण ज्ञात करिए, क्या होगा, ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर रूट 3 है, ये 1 है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यह हमें चेक करना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर रूट 3 सामने वाली साइड 1, तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। रूट 3 सामने वाली साइड, तो ये वाला एंगल होगा रूट 3 ना 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री। अगला सवाल कह रहा है जी 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी हुई एक सीढ़ी के आधार पर उन्नयन कोण ज्ञात करिए। सवाल में कह रहा है 5 मीटर ऊंची किसी दीवार, ये है भैया 5 मीटर ऊंची कोई दीवार नहीं, ये दीवार नहीं है, सीढ़ी बनाएंगे। दीवार है मेरे भाई ये वाली, ये कोई दीवार है बाबू, ठीक है जी, ये दीवार। सवाल में कह रहा है 5 मीटर ऊंची किसी दीवार, तो मेरे बच्चे मैंने ये जो दीवार ले ली है 5 मीटर ले ली, ये आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर, तो ये लेंथ है 5 मीटर। कहता है इसके आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है ये है मेरे बच्चे 5√3 मीटर, ये लेंथ है 5√3 मीटर। दूरी पर झुकी एक सीढ़ी का आधार पर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कहता भैया जी यहां से एक सीढ़ी है जो इस दीवार पर झुकी हुई है ऐसे, तो कहता है भैया ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे मुझे ये समझना होगा कि भैया ये वाली साइड की लेंथ 5 है, इस वाली साइड की लेंथ 5√3 है, और मुझे इसका रेशियो ही फाइंड आउट करना है। तो सर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आएगा 1:√3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया कि इस वाली साइड की लेंथ अगर 1 होगी तो इस वाली साइड की लेंथ √3। आपने कहा ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये साइड 1 है, ये √3 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये वाला कोण 30 डिग्री होगा, आंख बंद करके कह सकते हैं। कितना होगा, 30 डिग्री। आप सवाल पढ़िए, तब तक मैं ड्राफ्ट कर लेता हूं। कह रहा है भाई किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी अगर ये खंबा है और इसकी हाइट अगर 1 यूनिट है, तो इसकी जो ये छाया आ रही है सूरज की वजह से, जो ये छाया बन रही है, ये भी 1 ही यूनिट बन रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है। कहता है इसकी हाइट भी क्या बन रही है जी, 1 ही यूनिट बन रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसको इससे मिला देंगे। तो सवाल में ये कह रहा है कि ये वाला एंगल बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो ध्यान दोगे तो ये सिखाया था कि अगर ये साइड 1 हो, ये साइड 1 हो, तो ये एंगल 45 है। अगर ये साइड 1 हो, ये √3, ये 2, तो ये 30 डिग्री है। 45 में 1 √2 होगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3, ये 1, ये 2 होगी। ठीक है जी, बस इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कौन होगा, 45 डिग्री। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि भाई ये लेंथ कितनी होगी, तो ये √2 होगी, अगर पूछा होता तो। बहुत सुंदर। कह रहा जी किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई का, तो अगर ये खंबे की ऊंचाई है तो ये उसकी परछाई हो गई। कह रहा खंबे की परछाई शैडो जो है वो उसकी हाइट का, किसका, हाइट का 1/√3 गुना। ऐसा मैं कह रहा हूं, ये सवाल सवाल कह रहा है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट।
शैडो की जो लेंथ है वो हाइट का 1/√3 गुना है। तो हाइट यहीं रखता हूँ, शैडो बटे ले आता हूँ, तो मेरे प्यारे जो √3 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से रेशियो निकल के आएगा कि हाइट √3 होगी तो शैडो की लेंथ 1 होगी। वरना जो समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं कि हाइट का 1/√3 है, हाइट का 1/√3 है। मतलब अगर हाइट √3 होगी तो उसका 1/√3 यानी शैडो हो जाएगी 1, जिसको थोड़ी समझ है। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हाइट √3 है तो शैडो की लेंथ आ जाएगी 1। सवाल में मुझसे जानना चाह रहा है कि भैया ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे ये 1 है, ये √3, तो ये वाला एंगल बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 होती, बटे वाली 1, और ये सबसे बड़ी भुजा होती 2। क्या आप सहमत हैं इससे? बहुत सुंदर। सवाल में कह रहे हैं एक मीनार की ऊंचाई और उसके आधार से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात। तो ये तो हो गई भाई मीनार की ऊंचाई, और इससे दूर यहां पे कोई पॉइंट होगा। कहता है इनकी लेंथ का रेशियो 57:19:3। भाई मैं लिखता हूं, अगर आपको काटना आता है रेशियो में तो काटते हैं। 19 से काटेंगे, 19×3 = 57, तो आया 3:√3। अब मैं इस बात की तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप इतने समझदार हों कि √3 एकम √3 को √3 से गुना करोगे तो आएगा 3। यानी इनकी हाइट और मेरे प्यारे बच्चों इसकी पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो है √3:1। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हाइट है √3, तो पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है 1 यूनिट, और हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा जी, बताओ भाई। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये होता है तो हाँ है ना। तो मेरा सही जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 60 डिग्री। पक्का के कच्चा? पक्का। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब आपको हल्का हल्का सा सेंस हो गया होगा फिगर बनाने का, तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं कि भैया ये कोई मीनार है, ये उसका बेस हुआ, यहां से ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री। अब सवाल की भाषा को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब एलिवेट करना, ऊपर की तरफ देखना। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और इसके बेस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज 10√3 मीटर। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद करिए। तो मेरे बाबू एक बात हो, 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है भैया? तो 60 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड √3, तो ये वाली साइड 1, ये वाली साइड 2। अब थोड़ा समझो कि भैया 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10√3 को। अगर 1 यूनिट 10√3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 10√3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? √3 यूनिट की। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 10√3 × √3। √3 को √3 से करेंगे 3, 3 को 10 से करेंगे 30। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 30 मीटर। आंसर आ जाएगा 30 मीटर। हाँ जी, तो आंसर होगा 30 मीटर, क्योंकि 60 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड √3, ये 1 ये 2, तो 1 यूनिट 10√3, तो √3 वैल्यू कितनी? आइए भाई, ये कोई पतंग उड़ा रहा है, यहां से एक आदमी लेके ऐसे डोर पकड़ के पतंग उड़ाने लग रहा है मेरे भाई। हाँ जी, सवाल में कह रहा है कि 50 मीटर धागे के साथ, यानी जो धागा है ये 50 मीटर। भाई पतंग सीधी हवा में ऐसे तो जाएगी नहीं कि यूं उड़ाएंगे तो यूं यूं देखने, नहीं, पतंग तो यूं आती है दूर,
ऐसे एलिवेट करता है एंगल। तो कह रहा है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे उड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। अब यदि पतंग की डोरी में कोई ढील ना हो, मतलब ये ढीली नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है, मतलब ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है, ऐसे कहना चाह रहा है। तो पतंग की डोरी में कोई ढीलापन नहीं हो तो ये बताइए उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताइए, यहां से इसकी हाइट बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री का रेशियो होता है, सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 2, ये वाली साइड मेरे बच्चे 1 यूनिट। अब 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 मीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। बिल्कुल ठीक है। तो 2 यूनिट 50, 1 यूनिट 25, तो √3 यूनिट की वैल्यू आएगी 25√3 मीटर। और 1 यूनिट की वैल्यू 25। ये मेरा आंसर आ गया। तो हमसे क्या पूछा है? आधार से ऊंचाई। तो आधार से ऊंचाई होगी 25√3 मीटर। बी। देखिए मेरे बच्चे, यदि दो खंभे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे के शिखर को एक दूसरे से रस्सी द्वारा जोड़ा गया। कहता है दो खंभे हैं, एक की हाइट 24 मीटर है, दूसरे की हाइट 36 मीटर है। ये हो गया मेरे भाई, मान लीजिए 36 मीटर का उल्टा खंभा बना दिया भैया। ये 36 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, ये 24 मीटर ऊंचा खंभा हो गया। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 24 मीटर और 36 मीटर है, यानी इसकी हाइट 24 मीटर है और इसकी हाइट मेरे प्यारे बच्चों 36 मीटर है। आपने कहा जी ठीक बात है। अब अगर दोनों की हाइट सेम है तो सवाल ना, दोनों की हाइट अलग अलग है तो सवाल में कह रहा है इनके शिखर को एक रस्सी द्वारा जोड़ा गया है। एक रस्सी द्वारा मेरे प्यारे बच्चों हमने इनको बांध दिया, ऐसे ऐसे बांध दिया। ठीक है जी। तो ये रस्सी जब बांधोगे तो ऐसे भी आ सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? कहता है दोनों सिरों को रस्सी से बांध दिया। थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज होगा। दोनों सिरों को जब रस्सी से बांधा गया तो यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही, क्षैतिज का मतलब होता है क्षैतिज के पैरेलल भी अगर कोई लाइन है तो उसके साथ भी 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये धरती है, तो धरती के पैरेलल में कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो भी 60 डिग्री का कोण बनाएगी इसके साथ। वो ये कह रहा है, कह रहा भैया ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री बना रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। आप कहें ठीक है सर ये 24 है तो ये लेंथ भी 24 होगी। बिल्कुल ठीक है। ये पूरी क्या है साहब? 36। 36 में से 24 घटाएंगे क्या बचा? 12। 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? √3। ये एक, ये दो। अब हमसे कह रहा है रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए, मतलब ये वाली लेंथ आपसे जानना चाह रहा है, 2 यूनिट की लेंथ जानना चाह रहा है। तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 मीटर को। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12/√3। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है 2 यूनिट की लेंथ बताइए। तो 2 यूनिट की लेंथ क्या होगी? बेटे अब या तो आंसर ऐसे दे देंगे या फिर इसका हर का प्रीमेकरण कर देंगे। तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे, और √3 को √3 से किया 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो आंसर होगा 8√3 मीटर। दैट इज ऑप्शन बी। दैट इज ऑप्शन बी, है ना? ये नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताइए कि क्षैतिज के साथ बेसिकली पैरेलल लाइनों को एक कॉन्सेप्ट होता है, दो पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्षैतिज के साथ ये 60 है तो ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कह रहा भाई 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा के कारण बीच से झुक जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। कहता है कि कोई पेड़ है, लेट से ये कोई पेड़ है, ठीक है साहब। इस पेड़ ने क्या कमाल किया कि हवा चली और हवा चलते ही ये झुक गया। हवा चली और हवा चलते ही मेरे भाई ये झुक गया।
मान लेते हैं ये वाला हिस्सा जो ऊपर था ना, ये वाला कह रहा है जी झुक गया नीचे ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? ये वाला पेड़, मतलब ये पूरा पेड़ था, यहां से ये एरो वाला यहां से यहां तक का पूरा पेड़ था। हुआ क्या, हवा चली और ये टूटा नहीं, टूट जाता तो नीचे गिर जाता है, ये टूटा नहीं, कहता जी ये नीचे झुक गया। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये कर्लिंग लाइन है, जो नागिन वाली लाइन चल रही है, इसकी लेंथ और ये लेंथ बराबर ही तो है। आपने कहा हाँ, तो ये दोनों लेंथ अगर आपस में बराबर है, दोनों लेंथ अगर आपस में बराबर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये नीचे आके गिर गया। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिए, कहता है 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा के कारण बीच से झुक जाता है, पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहता है जो इसका टॉप है, ये इसके बेस पे, ये जो इसका टॉप था ये वाला, ये जब नीचे गिरा तो यहां कहता है कि 30 डिग्री का कोण इसने बनाया। बहुत सुंदर, 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो ज्ञात कीजिए पेड़ किस ऊंचाई से झुका होगा। तो पूछ रहा है कि बताइए पेड़ कितनी ऊंचाई से झुका होगा, ये आपका सवाल है। तो अब मेरे बच्चों ध्यान देना, पूरे पेड़ की हाइट कितनी दे रखी है, तो 15 फीट की हाइट वाला एक पेड़ है। तो मेरे बच्चे 30 डिग्री क्या बताता है, 30 डिग्री बता रहा है भाई ये वाली साइड होगी 1, तो ये वाली साइड होगी √3, और ये वाली साइड होगी मेरे प्यारे बच्चों 2। बताना भाई यही रेशियो है, बिल्कुल साहब यही बात है। अब आप शायद इस बात को तो समझते ही हैं जो बताया था कि ये कुछ और नहीं है, ये वाली जो नागिन है यही पेड़ की लंबाई थी। चल इसको ऊपर कर लो नीचे कर लो, ये वही पेड़ की लंबाई है। समझ रहे हैं ना? तो अलग चीज नहीं है। तो मोटी बात यह कि अगर ये 2 है तो ये लेंथ भी 2 ही है। तो ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 1, तो टोटल लेंथ 2 रे कितनी बनी, 3 यूनिट। और पेड़ की हाइट कितनी, 15 फीट। तो 3 यूनिट 15 फीट, तो 1 यूनिट 3 5 15 फीट, 5 फीट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5 फीट। 1 यूनिट की वैल्यू 5 फीट। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई से पेड़ झुका। तो भैया 1 यूनिट ऊंचाई से पेड़ झुका, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 फीट। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉप। कहता है आंधी के कारण एक खंभा टूट गया। इट स्टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स सोट। कहता है इसका जो टॉप है वो ग्राउंड से 8√3 मीटर की दूरी पर इसके पैर से जाके गिरा है। मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो खंबे की हाइट बतानी। कुल मिला के बाबू कहानी ये कह रहा है कि ये पेड़ था भाई, यहां से मान लो टूटा, टूट के नीचे गिरा। जब ये नीचे गिरा तो इसने जो कोण बना दिया भाई वो बना दिया 30 डिग्री का। साथ में ये भी कह रहा है कि कितनी दूरी पे जाके गिरा है, 8√3 मीटर की दूरी पे जाके गिरा है। खंबे क्यों चाहिए, तो 30 डिग्री 1 और √3 2, ये 2 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 2 होगा। तो √3 यूनिट 8√3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो ये वाली लेंथ आ गई 8, तो ये वाली आ गई 8 दूनी 16। तो पूरे खंबे की ऊंचाई 16 और 8 24 यूनिट होगी, मतलब 24 मीटर होगी। तो पूरे खंबे की ऊंचाई मेरे बच्चे 24 मीटर होगी। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट शैडो ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कहता है भैया एक वर्टिकल स्टिक है 12 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर लंबी ये छड़ी। कितने सेंटीमीटर लंबी मेरे पैर बच्चों, 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ी। कहता है ये छाया बनाने लग रही है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी छाया बना। तो मान लीजिए इस समय पे सूरज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, लेट से थीटा। फिर से समझाता हूं। कहता है 12 सेंटीमीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल वर्टिकल खड़ी हुई चीज, छड़ी मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है। बिल्कुल ठीक है, आगे का मत पढ़िए, सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। तो मैं यहां से आपसे सिर्फ ये पूछूं क्या टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप कहोगे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12/8। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ठीक उसी समय, इस शब्द को गोला बना रहा हूं, उसी समय मतलब ऐसा नहीं है कि सूरज जो है, सन जो है,
एक ही टाइम पे आपके सर पे अलग एंगल ऑफ एलिवेशन से गिरेगा और मैं बगल में खड़ा हूं तो मेरे ऊपर अलग एंगल ऑफ एलिवेशन से गिरेगा, नहीं, दोनों पे सेम एंगल बनाएगा। तो कह रहा है कि एट द सेम टाइम कहता सेम टाइम पे ए टावर कास्ट ए शैडो 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कहता है जो टावर है वो ग्राउंड पे 40 मीटर लंबी परछाई बनाता है। कहता है ये कोई टावर है, ठीक है, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो है भैया 40 मीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये तय है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा होगा ना वही यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम की बात हो रही है, तो सेम ही टाइम पे सूरज सबके सर पे एक ही जैसा कोण बनाता है। अब कह रहा है कि भाई बताओ अगर ये हाइट h है तो एंगल वो बताओ, सोल्व करके बताओ मीनार की हाइट क्या होगी। तो अगर मीनार की हाइट निकालनी है बाबू तो ऐसे करिए, कैसे करिए भाई, तो भैया टेन थीटा होगा, टेन थीटा निकालें पहले वाले में तो वो होगा 12/8। और अगर यहां टेन थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा h/40। और मुझे h की वैल्यू निकालनी, तो 8 5 40, 12 5 60, तो h की जो वैल्यू आएगी 60 आएगी। यानी 60 मीटर ऊंचा टावर होगा तो उसकी शैडो की लेंथ 40 मीटर होगी। समझे? पेपर में ये काम ऐसे करना है, अबू बकर भाई बता रहा हूं, पेपर में ये काम ऐसे करना है कि ये सब कुछ मत बनाइए थीटा पीटा कुछ भी। आप पेपर में सीधा देखो कि यार इसका रेशियो है 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 2, तो इधर भी रेशियो 3 2 आएगा। 2 यूनिट 40 है तो 1 यूनिट 20, तो 3 यूनिट 20 तिये 60 होगा। ऐसे थोड़ा फास्ट कर दोगे आप काम को, ठीक है। देखिए यार सेम ही सवाल है। कह रहे एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर है और सड़क के मॉल के शीर्ष का एक इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, यह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है, तो मॉल की ऊंचाई ज्ञात करिए। धीरे धीरे समझाता हूं लाइन पढ़ के। कहता है पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल, ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल। आइए जी क्या कह रहा है सवाल में। कहता है भैया ये कोई मॉल है तुम्हारा, ये मॉल है, ठीक है जी, ये मॉल है। अब सवाल में कह रहा है कि इस मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर, लेट्स से दिस वन इज द पॉइंट, जो कि 1215 मीटर की दूरी पर, 1215 मीटर की दूरी पर जब वो पहुंच जाता है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। एंड एबल टू सी, एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल, और वहां से वो मॉल का टॉप देख पाता है फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज इन बिटवीन हिम एंड द मॉल। हिंदी में कह रहा है कि और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच में एक पेड़ है जो उसकी दृष्टि रेखा पर आता है। मतलब यहां पे एक पेड़ आएगा भाई, ये पेड़ आएगा जो इसकी दृष्टि रेखा पे आएगा। यानी अगर मॉल के टॉप को यहां से देखेगा तो बीच में यहां कहीं पेड़ आएगा, और जो पेड़ आएगा वो ऐसे है कि इसकी दृष्टि रेखा पर है, यानी पेड़ बिल्कुल यहां पे आ रहा है। ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है जी, ऐसे कह रहा है। और कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरे बच्चे वो कितना है, 60 डिग्री। आपने कहा ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है मोल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर। कहता है भैया पेड़ की ऊंचाई भी दे रखी है 20 मीटर, पेड़ की ऊंचाई है जी 20 मीटर, यदि और यह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है। अच्छा 60 डिग्री नहीं दे रखा था, सॉरी माफ करिएगा, 60 डिग्री नहीं दे रखा था, मैं गलत पड़ गया, 60 मीटर की दूरी पर। कहता है जो ये पेड़ है ये उस आदमी से 60 मीटर की दूरी पर। अब एक एक लाइन को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए सवाल में स्टेप वाइज पढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर है। तो ये मॉल था भाई,
यहां से 1215 मीटर की दूरी पे आदमी था और सड़क से मोल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मोल के बीच स्थित एक पेड़ का शीर्ष मोल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में आता है। दृष्टि रेखा ध्यान से समझिए में है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और यह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है। कहता है यहां से जब वो मोल को देखता है तो उसकी नजर में ही पेड़ आ जाता है और साथ में ये कह रहा है कि आदमी मतलब इस पेड़ की इस आदमी से जो दूरी है वो 60 मीटर है। तो कह रहा है जी मोल की ऊंचाई ज्ञात करिए क्या होगी। अब आते हैं मेरे बच्चे इस सवाल की कैलकुलेशन पे। जल्दी से आ जाइए भाई। हाउ टू डू कैलकुलेशन। देखो भाई, अब समझो भाई। देखो यार, ये एंगल समझदार के लिए थीटा है, अभी के लिए मान लीजिए थीटा है। तो मैं कहूं कि यार इस वाली ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या है सर? तो टेन थीटा वो होगा 20/60। बिल्कुल ठीक है। और इसी रेस्पेक्ट में अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं यहां पे, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। तो परपेंडिकुलर ये वाला हुआ और बेस ये वाला हुआ 1215। तो यहां पे भी तो टेन थीटा वही दौड़ेगा जो दौड़ा रहे हैं। हाँ, तो यहां टेन थीटा हो जाएगा। ये हाइट अगर मैं एच मान लूं तो एच अपोन में बेस 1215। 20 एकम 20, 20 × 30 = 60। 3 से घटाएंगे 3 चौक 12, 3 5 15। तो हाइट जो निकल के आएगी वो 405 आएगी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ की जो हाइट निकल के आई वो 405 मीटर आई। ना सॉरी, इसके टावर की जो हाइट आई वो 405 मीटर हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जी सुमन ठाकुर भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई, इस बात को समझ पाए कि नहीं? एक बार फास्ट एंड फास्ट कमेंट करे हर एक बच्चा, तभी मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, अदरवाइज यहीं पंगे डाल दूंगा। जल्दी बताइए कितने बच्चे समझ गए। जो समझदार बच्चे हैं वो टेन वैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो एक ही काम करेंगे कि 20 30 60। तो हाँ 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 हाँ, हटाओ सर, इनका रेशियो 1:3 है। तो आंख बंद करके सर, इसका रेशियो 1 होगा तो ये लेंथ 3 होगी। तो 3 यूनिट इतना है, तो 1 यूनिट 405 आएगा। दे विल नॉट सॉल्व लाइक मी। वे मेरी तरह सोल्व नहीं करेंगे। मिली यादव को समझ आया, राहुल मौर्य भाई को समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करो मेरे बच्चे, जिन जिन बच्चों को समझ आया, तभी तो पता चले। शिवाजी कुमार, आदित्य राज, प्रिया, मिली यादव, सुमन ठाकुर, बहुत बढ़िया। दीपांशु कुमार, प्रिया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, अगला सवाल पढ़ो, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा, हल्का सा ज्योमेट्री लगेगा, थोड़ा सा ही ज्योमेट्री का इस्तेमाल करूंगा। आइए, सवाल में क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। इंग्लिश या इंग्लिश? कहता है किसी टावर के आधार से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उन्नयन कोण टावर के आधार की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर 2 गुना हो जाता है। फिर से पढ़ना इस लाइन को। कहता है किसी टावर के पाद माने आधार बेस से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से। तो हम बाकी लाइन पढ़ ही नहीं रहे, हम सिर्फ पहली लाइन ही पढ़ेंगे और इसके हिसाब से फिगर बनाएंगे। किसी टावर के आधार से 160 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से। ठीक है भैया? तो ये बना लिए भैया जी हम टावर, ये बना दिए भैया टावर। आप कहें ठीक है जी ये टावर हो गया, पर टावर थोड़ा मोटा बनाओ ताकि दिखाई दे। तो ये टावर हो गया, ठीक है जी। अब कहता है इस टावर के आधार से 160 मीटर की दूरी पे ये भैया कोई बिंदु है, 160 मीटर की दूरी पे।
160 मीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु है, ठीक है जी। अब आगे लाइन पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी यहां तक की बात समझा देता हूं भाई। ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन subtends a certain angle at a point 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहता है टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर यहां से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ सर्टेन है। कितना है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लेट्स से ये वाला एंगल थीटा क्या है हमको नहीं पता। अब अगली लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। अगली लाइन में कह रहा है टावर के उन्नयन कोण टावर के आधार की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर दोगुना हो जाता है। कहता है ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर। तो कह रहा है कि अगर इस टावर की तरफ भैया अगर हम कितना मीटर चल दें, 100 मीटर चल दें, 100 मीटर चल दें, 100 मीटर चल के यहां आ जाए, मान लीजिए ये 100 मीटर चल दिए हम और 100 मीटर चल के यहां पहुंच गए, तो कह रहा है यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है ना वो डबल हो जा रहा है। कह रहा है जी ये वाला उन्नयन कोण डबल हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है, ये 90 डिग्री। बहुत सुंदर। अब आराम से मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो ताकि फिर आगे बढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहा है जी यहां पे अगर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था तो यहां वही एंगल ऑफ एलिवेशन 2 थीटा हो जा रहा है। कहता है टावर की हाइट बताइए। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि ये लेंथ कितनी है 160, ये लेंथ 100 है, तो ये फिर कितनी बची 60। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं इसी को सॉल्यूशन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, एक बार 10 सेकंड फिर भी पढ़ें। देखिए मेरे भाई, अब सवाल को उर्दू में समझाता हूं। एक कहानी है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री, जिसको आप आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए उस ज्योमेट्री की कुछ बेसिक चीजें समझानी है। पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों ये कि अगर किसी त्रिभुज की 2 साइडें बराबर है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये दोनों ही साइडें मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है, अगर किसी ट्रायंगल की कोई 2 साइडें आपस में बराबर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण हमेशा ही बराबर होगा। यानी तीसरी साइड के साथ इधर एंगल थीटा बनेगा तो तीसरी साइड के साथ इधर भी एंगल थीटा ही बनेगा। फिर से अपनी बात समझाता हूं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। पहला नियम। दूसरा ज्योमेट्री का नियम है, आगे सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा नियम ये कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई 2 एंगल आपस में बराबर है, अगर 2 कोण बराबर है, 2 कोण बराबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों नियम ये भी है कि इनके सामने आमने की भुजाएं भी बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइडें भी इक्वल होंगी, और अगर अपोजिट साइडें इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। हाँ है ना। अब अगला नियम क्या कि सर किसी भी त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये क्या बना इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल। बिल्कुल ठीक है, मैं सिखाऊंगा एक ऐसा क्यों होता है, वेट करना, लेकिन ज्योमेट्री में ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण बना एक्सटर्नल एंगल। तो नियम है कि किसी त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल है, जो बाह्य कोण है, वो जो है वो हमेशा ही उसके इंटरनल अपोजिट, इस इंटरनल के अपोजिट ये 2 एंगल इनके जोड़ के बराबर है, यानी अल्फा प्लस गामा। अगर मेरे बच्चे मैं यहां आपसे ये पूछूं कि भाई ये वाला एंगल निकालिए क्या होगा, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके इंटरनल के अपोजिट, तो इसके अपोजिट यही तो 2 कोण है, तो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। ये वाला मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसका बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी बीटा प्लस गामा। ये कोण इसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, बीटा जमा गामा। आपने कहा जी ठीक है।
मतलब ये है कि अगर मैं आपको अपनी तरफ से ये कह दूं कि भाई ये बताओ ये वाला कोण 2 थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो बताओ ये वाला कोण क्या होगा? ये ज्योमेट्री है, घबराना नहीं, आपको करानी है। या और सिंपल फॉर्म बनाता हूं, मैं कह रहा हूं ये वाला कोण 40 डिग्री है, ये वाला कोण 10 डिग्री है, ये वाला कोण बताओ क्या होगा? बताओ भाई, कमेंट किया करो यार, ढीले मत रहा करो भाई, ढीलो हो जाते हो तुम तो यार। तो इस बात को समझना कि ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये 40 है, ये 10 है, तो ये हर हाल में क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे ये हर हाल में सर 30 डिग्री लेना होगा, ये हर हाल में 30 डिग्री लेना होगा, तभी तो सेट बैठेगा। और एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए ये वाला कोण 80 डिग्री है, ये वाला कोण 5 डिग्री है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला कोण क्या होगा? तो आप कहेंगे सिंपल है सर, सेम ही तो फंडा इस्तेमाल करना है। कि नहीं, कलर बदलना होगा ना। कि सर ये देखिए, ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो सर ये वाला होगा 85 डिग्री। 85 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ या ना, बोलो भैया। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि ये वाला कोण 10 है, ये वाला कोण 80 डिग्री है, ये वाला बताइए क्या होगा? तो आप ये कहेंगे ये एक्सटर्नल एंगल है। बाह्य कोण, बाह्य कोण हमेशा अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री में मारेंगे गोली। तो 80 है तो ये 10 है, तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। तभी तो भैया दोनों का जोड़ 80 बैठेगा। हाँ जी। अब जरूरी बात, मैं कहूं कि मेरे बच्चों ये वाला कोण है 2 थीटा, ये वाला कोण है थीटा, तो ये वाला कोण बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एक तो बात समझ काहे नहीं रहे हैं कि ये एक्सटर्नल एंगल है, और अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब ये कोण जमा ये कोण बराबर इसके होगा। और सर ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो नेचुरल है ये थीटा ही लेना होगा, तभी तो थीटा थीटा 2 थीटा बैठेगा। और कोई इलाज थोड़ी है इसका। अगर ऐसा मामला आपने सेट कर दिया है तो आइए भाई सेटिंग बैठाते हैं। आओ भाई। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे और कोई नहीं, कि भैया ये जो ट्रायंगल है ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण क्या होगा जिस पे अभी मैं पेन चला रहा हूं, ये वाला, अगर इसका एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा है, बताओ। तो आप कहोगे सर आंख बंद करके कह देंगे ये बात हम कि ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो हर हाल में ये वाला कोण जो रहा होगा ये थीटा रहा होगा, तभी तो सर इन दोनों का जोड़ 2 थीटा रहा होगा। अरे बोलो। प्रिया, आदित्य राय, अतुल कुमार, बहुत बढ़िया, आपने कहा ठीक है। अब सर एक नियम हम और भी सिखाए रहे, क्या नियम सिखाए रहे सर आप? नियम ये सिखाए रहे कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो इस ट्रायंगल में इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों साइडें मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इस वजह से दोनों भुजाएं बराबर होंगी। हाँ सर, बात तो ठीक कह रहे हो आप, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कही आपने। आप कहो और हम मान लें, ऐसा क्यों करें? तो सिखाया भाई। तो ये 100 मीटर होगा, तो ये लेंथ भी क्या होगी? 100 मीटर। भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर होंगी, अभी प्रूव किया। और ये लेंथ थी 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर होगी। अब एक चीज बताओ, ट्रिपलेट तो खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के पढ़ाया आपको। अगर ये लेंथ 100 मीटर है गधों, ये राइट एंगल है, ये 80 मीटर है,
तो ये कितनी होगी बताओगे? या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सोल्व करेंगे, या आप क्या करोगे 100 और 80 का रेशो ले लोगे। 100 और 80 का रेशो लोगे तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4:5। सर 4-5 का ट्रिपलेट होता है? हाँ भाई होता है ना, 3-4-5, 3-4-5। तो अगर 20 चौक 80 है, 20 पंजे 100 है, तो 20-30 60 भी तो होगा सर। तो सर ये वाली साइड कुछ नहीं 60 मीटर होगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रिपलेट याद है? तो भैया आंसर होगा 60 मीटर। अब इसका मतलब ये, अरे मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, ये 80 थी भाई, 80 नहीं 60 था, माफ करिएगा, ये निकालनी थी हमने, माफ करिए भाई, बेस था 60, ये था 100, माफी चाहता हूं भाई। रेशियो लोगे तो 20-30-60, 20-5-100, 3:5। तो 3-5 है तो 4 ट्रिपलेट होता है, 3-4-5। तो 3-20-60, 5-20-100, 4-20-80। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो साइड की लेंथ होगी 80 मीटर होगी। ये लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 80 मीटर। यही मेरे सवाल का उत्तर होगा। ये 60 है, ये 100 है, ये 80 होगी। वैसे भी एक ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, तो उससे भी आप इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हो 80 मीटर। बताओ भाई कितने बच्चों को समझ आया? देखिए मेरे भाई सेम ही सवाल है, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदली हुई है, समझाने की कोशिश करूंगा, पर पहले मैं सीधा फिगर बनाता हूं इसकी, ताकि आप इस सवाल को खटाक से समझ पाए। सवाल में कह रहा है कि भैया ये कोई मीनार है, मीनार के आधार से दो बिंदु ए और बी से एक मीनार के शिखर का क्रम से 15 और 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। देखिए यार यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। कहता है इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना भाई, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 15 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। मतलब ये वाला कोण अगर 30 डिग्री है, अब 15 डिग्री है, तो ये वाला कोण है 30 डिग्री। अच्छा जितना नजदीक आओगे कोण बड़ा होता चला जाएगा। अब फिर से पढ़ लेते हैं, ए और बी, ए पे 15 है और बी पे 30 है, ए पे 15 है और बी पे 30 है, तो यहां बी लिखो, यहां ए लिखो। फिर से समझाता हूं, सवाल पे आते हैं। कह रहा है टू द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, पहले ए है फिर बी है, लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर 15 डिग्री 30 डिग्री। यानी ए पे 15 रखना, बी पे 30 डिग्री रखना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ ए बी इज 48 सेंटीमीटर। कहता है अगर ए बी के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर है। कहता है भाई ये वाली लेंथ 48 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चे एक छोटा सा लॉजिक लगाना और कुछ नहीं आपने, और वो लॉजिक ये, लगाना है, इस ट्रायंगल पे ध्यान देना, ये इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल है, ये दो इंटरनल एंगल है। तो बेटा ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण कितने का होगा? ये 15 का, तो ये कितने का होगा ताकि ये 30 बन जाए? तो आप कहोगे सर ये समझने वाली बात है, ये 30 है, ये 15 है, तो ये वाला कोण हर हाल में 15 डिग्री होगा। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताइए, एक बात समझाना, क्या अगर ये वाला कोण 15 डिग्री है, अगर ये वाला कोण 15 डिग्री है, ये वाला कोण भी 15 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है? बिल्कुल है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी? आप कहेंगे बिल्कुल होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि ये दोनों साइडें और ये साइड दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों ही भुजाएं बराबर होंगी। और अगर ऐसा है तो ये 48 है, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी? 48 सेंटीमीटर। पक्की बात है? आपने कहा जी पक्की बात है। अब बेटे मैं इन चीजों को हटा देता हूं, अब हमें सवाल में इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है सवाल में। अब 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3 और ये वाली साइड 2।
30 डिग्री यही ट्रायंगल बनाता है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 24 को। 2 यूनिट 48, तो 1 यूनिट 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई 24 है। तो इसका मतलब जो टावर की हाइट होगी ना, टावर की जो हाइट होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी, और दैट इज योर क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल था, और यही पूछा हुआ था कि भाई टावर की फिर हाइट क्या होगी। तो टावर की हाइट हो जाएगी मेरे बच्चे 24 मीटर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी पर्वत के आधार पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो मेरे बच्चे, दो बात समझना। पहली चीज तो ये कि पर्वत जो है ना ऐसा सीधा नहीं होता। पर्वत ऐसे 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 करके यूं खत्म होता है। हाँ जी। लेकिन उसकी जो हाइट है, जिस पीक पर उसकी हाइट है, उस हाइट को तो हमें सीधा ही लेना पड़ेगा। आप कहें सर बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्वत, और मान लेते हैं इस तरफ इसका बेस है, इधर इसका बेस है ऐसे, और यहां जाके ये पहाड़ खत्म हो रहा है। यहां जाके मेरे प्यारे बच्चों ये पहाड़ खत्म हो रहा है। तो सवाल में ये कह रहा है, अब आइए इस लाइन को पकड़ना। किसी पर्वत के पाद, पाद माने आधार पर इसकी चोटी यानी इसके टॉप का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। कह रहा है जी यहां से इसका जो उन्नयन कोण बैठेगा ना इसके टॉप का, वो 45 डिग्री बैठेगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कह रहा है जी ये वाला कोण 45 डिग्री बैठेगा। आपने कहा ठीक है साहब। देखिए पहाड़ ऐसे सटीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे 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 करके यहां खत्म हो रहा है। यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरे बच्चे वो है 45 डिग्री। अब शायद आप इस बात की भी रिस्पेक्ट करेंगे मेरी, कि सर अगर ये एंगल 45 है, ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल होता है सर। तो ये 45 है 90, तो ये भी 45 होगा। बिल्कुल जेन्युइन बात है सर, ये कोण होगा 45 डिग्री। अब सवाल में कह रहा है अगली लाइन में कि 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के झुकाव से, यानी 30 डिग्री के एलिवेशन पर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया। सवाल में कह रहा है आफ्टर असेंडिंग, असेंडिंग माने चढ़ना मेरे बच्चे, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, कहता है पर्वत की तरफ 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद, अब ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के स्लोप पे, स्लो माने ऊपर, इंक्लिनेशन चढ़ाव पर, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कहता है जो उन्नयन कोण है वो अपने आप में 60 डिग्री हो जाता है। यानी वो ये कह रहा है कि भैया जी हमने ट्राई किया इस पर चढ़ने का यहां से 30 डिग्री के ढलाव पे, और कितना ऊपर चढ़ते रहे हम चढ़ते रहे जी 4 किलोमीटर। कहता है जी 30 डिग्री के ढाल पे हमने यहां से चलना चालू किया है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और कितने किलोमीटर चले हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल के जब हम यहां पहुंच गए, तो यहां से हमने ये देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां से इसके टॉप का, वो कह रहा है जी 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आपकी आंख के पैरेलल वाली लाइन पे, यानी आंख यहां है तो इसके पैरेलल इस लाइन पे ये एंगल बना रहा है जी 60 डिग्री का। तो कहता है पहाड़ की हाइट बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। ये तो थी फिगर जिसे आपको आसानी से समझना है। अब अगली कहानी पे मेरे दोस्त, ये कोण 90 डिग्री का, आप कहेंगे बिल्कुल ये भी 90 का होगा, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताना, ये पूरा कोण कितना था साहब, 45, ये कितना है 30, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है, ये ना, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का। ये कितने का जी, 60, ये कितना है 90, तो ये वाला कोण कितना आएगा। आप कहें ये वाला कोण कौन सी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज की। ये 60 है, ये 90 है, तो मैं पूछ रहा हूं ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण क्या होगा और कितने डिग्री का होगा। तो आप मुझे जवाब देंगे सर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री का होगा, ये होगा 30 डिग्री का।
और पूरा कोण 45 है, ये 30 है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री का होगा। ये कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 डिग्री। आपने कहा जी ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हो? भाई मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको नज़र लगानी पड़ेगी सवाल पे, जहां मैं दिखाना चाह रहा हूं, जहां मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात पे। और वो नज़र ये है, नज़र नज़र की बात है कि भैया ये है पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाली साइड की लेंथ है 4 किलोमीटर, बिल्कुल। और इसी पॉइंट से ये वाली साइड की लेंथ है 4 किलोमीटर। आप कहें ये कैसे हो जाएगा सर? मैं कह रहा हूं देखो कैसे होगा। भाई अगर हम इस वाली ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 15 डिग्री का, बिल्कुल, ये वाला एंगल 15 डिग्री का। तो ये बताया था कि अगर कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरी भुजा के मतलब जो तीसरी मतलब जो दो कोण बराबर है तो इनके आमने सामने की भुजा, इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। आप कहें बिल्कुल ठीक है, अगर बराबर होगी तो एक बात बताना, ये 4 किलोमीटर है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर हो जाएगी। आप में से कितने बच्चे मेरी बात से सहमत है कि सर आपने जो बताया वो करेक्ट है, ये 4 किलोमीटर हो गया? अगली चीज, अगर ऐसा है तब हमें पहाड़ की हाइट निकालनी है। आओ पहाड़ की हाइट ढूंढे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताना मेरे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 4 किलोमीटर आई, ये मैंने प्रूफ कर दिया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ये बताओ ये 30, अब इस पूरे को मैं बाहर ले जाता हूं, ये बताओ ये 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? सामने वाली साइड 1, तो ये वाली साइड 2, तो ये वाली साइड √3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर। अब एक बात समझिए कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर को, तो 2 यूनिट 4 किलोमीटर, तो 1 यूनिट 2 किलोमीटर, तो ये लेंथ आएगी 2 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ होगी 2 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री रेशियो बनाता है √3, 1, 2। तो 2 यूनिट 4 किलोमीटर, तो 1 यूनिट 2 किलोमीटर, तो √3 यूनिट हो जाएगा 2 √3 किलोमीटर। 2 √3 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक की। तो पूरे पहाड़ की हाइट कितनी होगी? 2 √3 और 2, 2 √3 = 2, तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 + 1। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ की हाइट, और ये आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अब मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है बेटा आरती, मैं क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं करूंगा, मैं उसको करूंगा कि आपको ना डाउट हो क्रिएट। अब मैं इस पे एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है। हमेशा ऐसा सवाल होगा कि सवाल ये कहेगा कि भाई एक पॉइंट से पहाड़ी की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, फिर कहेगा एक आदमी ने 30 डिग्री के स्लोप पे चलना चालू किया। ये फिक्स है डाटा, हमेशा ये मिलेंगे। 30 डिग्री के स्लोप पे चलना चालू किया है, कितने किलोमीटर चलना चालू किया? मान लेते हैं W किलोमीटर चलना चालू किया है। उसके बाद जब वो यहां पहुंचा तब उसने देखा कि यहां से उसकी आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है कितना? 60 डिग्री। यहां पे उसकी आंख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो आपसे सवाल में देखो, यहां वाला 45 देगा, फिर ये 30 देगा, ये 60 देगा, ये फिक्स एंगल, ये सीडीएस में आता है। तो अब पूछेगा ये कि पहाड़ की हाइट बताइए, एसएससी ने पूछा हुआ इसे, तो पहाड़ की हाइट निकालने का तरीका होगा इन सवालों की शॉर्ट ट्रिक, जितनी भी डिस्टेंस वो चला है, वॉक किया है वो, बटे 2
इंटू में √3+1। जैसे अपने सवाल में कितने किलोमीटर चला था 4, तो W की वैल्यू थी 4 किलोमीटर। तो भैया 4 किलोमीटर को 2 से काटोगे तो आएगा कितना 2। तो आंसर होगा ट्वाइस ऑफ √3+1 किलोमीटर। सो माई डियर स्टूडेंट दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। देखिए मेरे दोस्त, इस बार हल्के कलर से मैं फेडिंग करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन की पिंजी साफ दिखाई दे जाए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट 10A इक्वल्स टू 8/15। अब इस पॉइंट भाई, एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, मैं बिल्कुल हल्के कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। कह रहा है कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है, मतलब ए है। मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ए। ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों एंगल है ए। ये मीनार है, यहां पे कोई पॉइंट है, उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ए है और 10A की वैल्यू दे रखी 8/15। ठीक है जी। अब कह रहा है कि मैदान की ओर 117 मीटर चलने के बाद, मैदान की ओर 117 मीटर चलने के बाद जब यहां आदमी पहुंचता है तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन बदल के हो जाता है बी। यहां पहुंचता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बदल के हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों बी। और कह रहा है 10B की जो वैल्यू है वो 3/4 है। ठीक है, अब सवाल दोबारा समझाता हूं। At a point on the level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that 10A is 8/15। 10A is 8/15 मतलब कि एंगल A का एलिवेशन है और 10A की वैल्यू इतनी है। कहता है मैदान की ओर ऑन वॉकिंग 117 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की ओर 117 मीटर चलने के बाद द एलिवेशन इज फाउंड टू बी सच दैट 10B इज 3/4। कहता है मैदान की ओर चलने के बाद उसे ही पता चलता है कि 10B जो है वो 3/4 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालिए क्या होगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हमें दे रखा है 10A और 10B। 10B जो दिया हुआ वो 3/4 है और 10A जो है वो 8/15। अब आइए मेरे भाई, और ध्यान से समझिए। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, ये फिगर दीजिए। ठीक है, अगर ये फिगर है मेरे प्यारे बच्चों तो ये मीनार है, ये मीनार की हाइट है। बिल्कुल ठीक है। तो दो ट्रायंगलें बनी यहां पे, एक ट्रायंगल बनी ये वाली, इसके लिए भी यही वाली हाइट है जहां पेन चलाया हुआ है, इस वाली ट्रायंगल के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों यही वाली हाइट है, यही वाली हाइट काउंट होगी इस वाली ट्रायंगल के लिए। इस वाली ट्रायंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर है, ये नागिन। हाँ है ना, यानी एंगल ए हो या एंगल बी हो, दोनों के लिए ही जो परपेंडिकुलर है मेरे बच्चों ये हाइट है। अब तो सर अब ध्यान इस बात पे देना है कि टेन जो होता है वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल ठीक है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप कहें बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें शायद ये बात पता है कि एंगल बी के लिए भी और एंगल ए के लिए दोनों में ही जो परपेंडिकुलर है वो मीनार है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे बच्चे? मीनार है। तो दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर सेम होगा, क्योंकि 10B 3/4 है, इसका मतलब ये लेंथ 3 तो ये लेंथ 4 होगी। और ए के लिए 8/15, यानी ये वाली ए के लिए ये लेंथ 8 है तो ये पूरी लेंथ 15 है।
तो ये वाली लेंथ तो दोनों में ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, सेम होगी, कॉमन होगी, इक्वल होगी। तो इक्वल करने के लिए 8 और 3 को क्या करो सर, इसे 8 से गुना कर दो, इसे 3 से। अब ये होगा, ये भी बराबर 8 3 24, ये भी 8 3 24। अब इधर 3 से क्या, तो इधर भी 3 से, इधर 8 से क्या, तो इधर भी 8 से। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 24 और ये आया 832। यहां देखेंगे तो ये आया 8 3 24 और 15 3 45। बिल्कुल ठीक है साहब। अब यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 24 यूनिट है, तो 20 हुआ 45 यूनिट, 45 यूनिट। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर 24 है, तो 20 हुआ 32 यूनिट, 20 हुआ 32 यूनिट। अब मेरे बच्चों ये लेंथ है 45 यूनिट, ये लेंथ है 32 यूनिट, तो 45 में से 32 घटाएंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 13 यूनिट। ये डिफरेंस कितना आएगा मेरे बच्चे, 13 यूनिट। और ध्यान से देखेंगे तो 13 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 117 को। तो एक यूनिट की वैल्यू हुई 13 में 117, 9। एक यूनिट की वैल्यू 9। तो हमसे पूछ रहा है हाइट बताइए, तो हाइट कितनी होगी भाई, 24 यूनिट, तो 24 गुना 9। तो आंसर होगा 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216। यानी इस टावर की जो हाइट होगी वो 216 मीटर होगी। यानी मेरे भाई ऑप्शन ई मेरा राइट आंसर। अब पहला सवाल मैंने आपको बिल्कुल तफ्तीश से समझाया है, डिटेल से। अगला आप खुद करें। कह रहा है मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्श जया 5/4 12 है। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये स्पर्श जया है इसी को हम टेंजेंट कहते हैं, यानी टेन थीटा कहते हैं। तो सवाल में ये कह रहा है कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार की स्पर्श जया 5/12 है। तो इस बात का अर्थ वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई मीनार है और यहां कोई एंगल है, मान लीजिए थीटा, मतलब यहां कोई पॉइंट है, इससे इस मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। तो सवाल में कह रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू है 5/12। टेन थीटा की वैल्यू है 5/12, 5/12। बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन में कह रहा है कि मीनार की तरफ 192 मीटर चलने के बाद, मीनार की तरफ कितना चलना है भाई, 192 मीटर। 192 मीटर चलने के बाद लेट से आप यहां आ गए, और जब आप यहां आए तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो बन गया मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए अल्फा। तो सवाल में कह रहा है कि टेन अल्फा जो है, स्पर्श जया को हम इंग्लिश में टेन टेन थीटा ही कहते हैं। तो टेंजेंट जो है वो 3/4 क्या है मेरे बच्चे, 3/4। तो टेन अल्फा जो है वो 3/4 है। अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई इसकी हाइट निकाल के बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो क्या इलाज है भाई मीनार की ऊंचाई निकालने का, आ जाइए। आइए मेरे भाई। अब आप जानते हैं टेन थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर यही लाइन है और अल्फा के लिए भी परपेंडिकुलर यही लाइन है, तो दोनों में परपेंडिकुलर सेम करो। कैसे सेम करें भाई अशोक मीना जी, अमन अर्नव सिंह जी? कि सर परपेंडिकुलर यहाँ 3 है, यहाँ परपेंडिकुलर 5 है, सेम करने के लिए इसे 3 से गुना करो, इसे 5 से। ऊपर 5 से किया तो नीचे भी, ऊपर 3 से किया तो नीचे भी। तो यह आया 15/36, यह आया 15/20। हाँ जी। तो थीटा के लिए मेरे बच्चे परपेंडिकुलर 15 यूनिट है, तो 20 से 36 यूनिट, 20 से 36 यूनिट। और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर 15 है, तो 20 से 20 यूनिट, 20 यूनिट। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 36 है, ये 20 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 16 यूनिट आया। तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 192 को।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 × 160, 16 दूनी 32, 12। तो कह रहा है हाइट बताइए, तो 15 यूनिट था, तो 15 × 12 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 180 मीटर। यानी जो हाइट निकल के आएगी वो 180 मीटर होगी, अगर ये 192 मीटर है तो। हाँ जी मेरे भाई। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन अपोजिट साइड ऑन द बेस ऑफ द टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज थीटा एंड फाई। सवाल को पढ़ने की कोशिश करिए। मैं अक्सर अपने बच्चों को एक ही चीज कहता हूं, जिस बच्चे ने सवाल पढ़ना सीख लिया ना, उसने सिलेक्शन भी निकाल लिया। अब मेन बिंदु क्या क्या है उस पर फोकस करते हैं। पहला मेन बिंदु है भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हावर 75 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of 2 points P and Q are on opposite sides of the base of the tower on level ground is theta and phi। कहता 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भूतल पर विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिंदु P और Q पर टावर के अवनमन कोण थीटा और फाई। एक बात मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां खड़े होके इस पॉइंट की तरफ देखने लग रहे हैं, तो जो एंगल बनाएंगे ना आप, वो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों आपकी आंख के पैरेलल लाइन पे बनेगा। तो ये वाला जो एंगल होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ जी। और नीचे का जो बेस है, नीचे का जो बेस है उसके पैरेलल ये वाली लाइन होगी। तो ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, जेड प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कि जहां जेड बन जाए ना, तो जेड के कोने वाले एंगल हमेशा ही बराबर होते हैं। कि अगर ये वाला एंगल थीटा है ना सर, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही यहां से अगर मैं इधर नीचे देखूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा, तो डिप्रेशन बनेगा मेरी आंख के पैरेलल यहां। तो ये वाला एंगल अगर फाई है ना, तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, जस्ट बिकॉज जेड बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, इस वजह से एंगल मेरे बच्चे सेम आएगा। तो कहने को यहां पे जरूर हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बट दिस वुड वर्क लाइक ए एंगल ऑफ एलिवेशन। ये काम एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही करेगा। अब आइए मेरे भाई, अगर ये बात सही है तो सवाल में कह रहा है 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से, भैया ये कोई 20 है, ठीक है साहब। इसके ऊपर ये कोई टावर है, बिल्कुल ठीक है जी। कहता है इसके टॉप से यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों एंड पे, दोनों एंड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहां वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग है, यहां वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग। कह रहा है जी ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है फाई। अभी समझाया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो ये वाला एंगल भी होगा फाई। यानी डिप्रेशन माने नीचे की तरफ देखना, ऊपर खड़े हैं नीचे की तरफ देख रहे, तो आपकी आंख के पैरेलल जो लाइन है इससे नीचे की तरफ आप देखने लग रहे हैं। तो इनकी जरूरत नहीं है, डिप्रेशन तो सिर्फ समझने के लिए कि फिगर में कहां है एंगल। और अब कह रहा है कि भैया टेन थीटा और टेन फाई दे रखा है। टेन थीटा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3/4, और टेन फाई जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है 5/8। मैं अच्छे से जानता हूं कि थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर यही और फाई के लिए भी परपेंडिकुलर यही। सेम करो भाई, इधर 5 से, इधर 3 से, इधर 5 से करो, इधर 3 से करो, तो 15/20 है। यहां मेरे भाई 15/24, यानी फाई में परपेंडिकुलर 15 होगा, फाई में परपेंडिकुलर 15 तो 20 हो जाएगा 24। थीटा के लिए परपेंडिकुलर 15 होगा तो बेस हो जाएगा 20। अब सवाल में कह रहा है कि भैया जो टावर है वो 15 यूनिट मीटर ऊंचा नहीं है, टावर है 75 मीटर ऊंचा।
और उसने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टावर के बेस से एक इधर है तो दूसरा इधर है। ठीक है जी, तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 15 5 75 5 मीटर। तो कह रहा है कि टोटल लेंथ बताओ दोनों टावर के बीच की, तो 20 और 24 44 यूनिट है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 5। तो 44 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 222 मीटर, 220 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सब सही आंसर होगा वो 220 मीटर। हाँ जी, देखिए भाई समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट पे। जी राहुल मौर्य भाई, समझ रहा हूं आपकी बातें, प्रैक्टिकलिटी को समझो यार, बात करेंगे आपसे। कह रहे थे फाइंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1/5। सवाल में कह रहा है कि भैया ये कोई टावर है, थोड़ा छोटा बनाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा, ये टावर है। सवाल में कह रहा है कि यहां मान लीजिए एंगल है थीटा इस बिंदु से, तो टेन थीटा की वैल्यू 1/5 है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब अगली बात ध्यान से सीखिए। करेक्ट पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली, और वर्टिकल माने सीधी। ये लाइन होती वर्टिकल और ये वाली लाइन होती हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर किसी बिंदु से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टावर का, वो मान लीजिए थीटा है। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/5 है। अब कहता हूं वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की ओर 138 मीटर चलने के बाद, यानी यहां से जब हम 138 मीटर चल लेंगे, 138 मीटर चल के यहां आ गए, हाँ जी, तो कह रहा है कि एंगल बदल गया। तो लेट से यहां एंगल आ गया अल्फा। अब अगली लाइन ध्यान से देखना, कहता है सीकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी दिस। और सीकेंट को हिंदी में कहते हैं कोटिजेया, कोटिजेया, कोटिजेया √193/12 मिलता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट अल्फा की जो वैल्यू है वो √193/12। तो सवाल में कह रहा है टावर की हाइट बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। आइए, अब जरा ध्यान देना भाई। मेरे बच्चों एक बात बताना, जो सीकेंट है, सीकेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे सर सीकेंट रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनियस और बेस को। मुझे कंपैरिजन किस में कराना है सर, परपेंडिकुलर और बेस में। क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूंगा सर, अल्फा के लिए भी परपेंडिकुलर टावर है और थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर टावर है, तो मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये बताओ कि भाई परपेंडिकुलर निकालने का सूत्र हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो माइनस का बेस का वर्ग निकाल दो। तो सर हाइपोटेनियस कितना बना, √193, वर्ग करेंगे 193, बेस कितना है 12, 12 का वर्ग 144, घटाएंगे बचा 49, 49 का वर्गमूल 7। यानी अगर मुझसे यहां टेन अल्फा पूछा होता, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/12 लिख देता, क्योंकि बेस 12। आपने कहा ठीक है। अब सर हमको क्या सेम करना है, हमको सेम करना है परपेंडिकुलर, क्योंकि अल्फा हो या थीटा दोनों के लिए परपेंडिकुलर ये टावर ही है। बिल्कुल ठीक है। तो भैया 7 और 1 को बराबर करने के लिए इधर 7 से कर दो, बस हो गया बराबर। यानी परपेंडिकुलर 7 तो बेस हुआ 35। ध्यान देना भाई, परपेंडिकुलर 7 यूनिट है तो बेस हुआ 35, और अल्फा में परपेंडिकुलर 7 है तो बेस हुआ 12, परपेंडिकुलर 7 है तो बेस हुआ 12। तो मेरे बच्चे एक बात हो, ये 35 है, ये 12 है, 35 में से 12 घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 23 यूनिट। आपने कहा जी ठीक है साहब, तो 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 138 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7×6 = 42। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी, 42 मीटर। टावर की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे दोस्तों 42 मीटर। बताइए कितने बच्चों का आंसर ठीक है, कमेंट में फास्ट, कितने बच्चों का आंसर 42 मीटर आया।
और मेरे निकालने से पहले वो उस पॉइंट को समझ गए थे कि आंसर कैसे निकलेगा? प्लीज कमेंट मी फास्ट। देखिए मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो बराबर ऊंचाई के खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े। भैया, पहली बात तो ये कि ये सड़क है और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है। ठीक है जी। दूसरी चीज, सवाल ने हमको एक बात कही है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। कहता है इक्वल हाइट के दो खंभे अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। कहता है एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। आइदर का मतलब होता है एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा। तो लेट्स से these are the two poles which have equal height. These are the two poles. Now my dear student, the question is that from a point between them on a road, कहता है रोड पर किसी बिंदु से, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, कहता है रोड पे कहीं उनके बीच में कोई बिंदु है जिससे उनके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री। लेट से ये कोई पॉइंट है और इससे ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरे भाई 60 डिग्री है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा, कह रहा है जी ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री। मान लीजिए बात, कहता है जी टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। कैसे निकाले? आए, ये तो थी फिगर। आप सवाल अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक ही नियम है कि लैंग्वेज को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत में आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। अब मैं इसे सोल्व करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना चाह रहा हूं, और 60 के लिए भी। तो आप जानते हैं 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस होगा √3, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 होगा तो बेस होगा 1। आप कहें बात सही है सर। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, क्या सवाल में खुद ही कह रहा है कि ये जो टावर है या ये जो खंबे हैं या ये जो पोल हैं, ये दोनों ही बराबर हाइट के हैं। तो इसका मतलब 30 डिग्री हो या 60 डिग्री, दोनों के लिए ही जो हाइट होगी वो इक्वल होगी। आप कहें बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों के लिए हाइट इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों तो इक्वल करनी पड़ेगी। सर करो, यहां √3 नहीं आई कि कैसे इक्वल होंगे? सर इसे √3 से गुना करो, इधर भी √3 से। इसका मतलब 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हुआ √3 तो बेस हो गया 3। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस हो गया 1। हाँ जी, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस हुआ 1। 30 के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस हुआ 3। 30 के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस 3। 60 के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस 1। बेस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इस पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 3 और 1 4, क्योंकि यहां तक 1 है यहां तक 3, 3 और 1 4। अब ढंग से बन जा, 4 बन गई। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 मीटर। अब कह रहा है जी दोनों ही खंभों की हाइट बराबर है, खंभे की हाइट बताइए। तो खंभे की हाइट है √3 यूनिट, तो 1 यूनिट 25, तो √3 यूनिट की वैल्यू 25 √3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही और डायरेक्ट आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक हवाई जहाज एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो पेड़ों से इस जहाज के द्वारा बनाए गए अवनमन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो उस समय नदी के ऊपर उड़ रहे जहाज की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए यार, सारा खेल लैंग्वेज का है।
मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं दो तीन पॉइंट पकड़ूंगा। एक हवाई जहाज एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है, यानी नदी के ऊपर है, नीचे नहीं है। नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो पेड़, दो पेड़ है जी नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। तो भैया ये है नदी, ठीक है साहब। अब एक पेड़ यहां होगा, भाई हवाई जहाज से देखोगे तो पेड़ बिंदु जैसा ही तो दिखाई देगा, एक पेड़ यहां होगा। कह रहा है दोनों पेड़ों पर उस जहाज के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। लेट से मेरे बाबू ये है जहाज आपका, ठीक है। यहां से आपने देखा तो इसका अवनमन कोण और इसका अवनमन कोण 60 और 30 है। ये मैंने पीछे समझाया कि भाई बेशक अवनमन है, लेकिन एंगल एलिवेशन वाले ही बनाने हैं आपने। अवनमन तो बस समझने के लिए कि ऊपर से नीचे देख रहा है। तो एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। ये नदी की चौड़ाई है यहां से यहां तक की। नदी की चौड़ाई है 400 मीटर। आपने कहा ठीक है जी। और डिप्रेशन से घबराना नहीं। डिप्रेशन के लिए ये शब्द होगा कि ये हुआ डिप्रेशन, लेकिन पीछे भी समझाया था ना, ज्योमेट्री में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जेड होता है। जहां जेड बन गया वो एंगल सेम आते हैं। सो देर इज नो वरी अबाउट इट। सो जा जाने मन, सो जा। आइए मेरे भाई, अब खटाक से कहानी को करते हैं। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भैया 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताओ। तो सर परपेंडिकुलर एक तो बेस √3, और 60 डिग्री के लिए भी सेम ही होगा सर। नहीं, उल्टा होता है, √3 एक। अब भैया 60 डिग्री के लिए भी परपेंडिकुलर यही लाइन है। भाई 60 डिग्री के लिए भी तो परपेंडिकुलर यही लाइन है, और 30 डिग्री के लिए भी तो परपेंडिकुलर यही लाइन है। तो दोनों सेम करो। हाउ कैन वी मेक इट सेम? तो √3 है तो इधर भी √3 से करो। √3 से क्या था, इधर भी √3 आया। यानी परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए √3 है, तो बेस होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 3। बिल्कुल सही है। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 है, तो मेरे भाई बेस हो जाएगा 3 यूनिट। यानी ये जो लेंथ है ये 3 यूनिट है। और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस होगा 1। परपेंडिकुलर √3 तो बेस होगा 1। तो टोटल लेंथ हुई 3 और 1 4 यूनिट। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 400 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400/4 यानी 100 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर। तो कह रहा है जी हाइट बताइए क्या होगी, तो 100 √3। और √3 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1.732। गुना करेंगे तो आंसर होगा 1732 मीटर, 173.2 मीटर। ये मेरे भाई मेरा आंसर होगा। अब आपने कहा ये वैल्यू क्यों रखी? क्योंकि मेरे भाई उसने उत्तर दे रखा था कि √3 की वैल्यू 1.732 था। तो आंसर आया 173.2 मीटर। हाँ जी, या तो 100 √3 लिखेंगे या पूरा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।